हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 22 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है टाइमिंग को लेकर। उनका कहना है कि सर टाइमिंग बहुत ज्यादा है। अब 35 मिनट या 40 मिनट भी अगर ज्यादा लग रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू हो सकता है बहुत हाई हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो बेसिक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। करंट अफेयर न्यूज़ जो भी आती है उनके बारे में मुझे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेशंस पहले मैंने आपको एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम का पेपर बताया था। वहां पर करंट अफेयर जितना भी पूछा गया है डिटेल में से पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि सर ये 25 मिनट होना चाहिए, 35 मिनट ज़्यादा है, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट है ना, उनका 5 ईयर प्लान बनता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते। ओके, आप समझिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। आजकल एग्जाम्स इतने टफ होते जा रहे हैं। एसएससी ले लीजिए, स्टेट की एग्जाम ले लीजिए, बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत कंपटीशन है। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप पढ़े नहीं पढ़े, पर दूसरे जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ रहे हैं। एग्जाम्स की पोस्ट काफी कम आती है। अब उसमें आपको अगर compete करना है, फाइट करना है, तो आप समझिए बहुत ही दिक्कत है। इसीलिए एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, एज अ मेंटर मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह देखता हूँ। ओके, तो सभी स्टूडेंट मेरे लिए सेम हैं और मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट जो कि मेरे को यहाँ देखता है उसका सिलेक्शन हो फाइनली। ओके, इसीलिए लाला पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ नहीं पढ़ोगे, 5 साल बाद पढ़ोगे, 7 साल की बहुत सारे स्टूडेंट है, 5 7 10 साल हो गए, 10 साल हो गए तैयारी करते करते। तो भाई कहाँ कमी है? यहीं कमी है उनमें। ठीक है सर, टाइमिंग बहुत ज्यादा है। 25 मिनट और 35 मिनट में कितना अंतर है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकते हैंगे। आप समझिए, क्वेश्चन आपको डिटेल में से एक्सप्लेनेशन से पूछे जा रहे हैं। अभी तो मैंने एग्जाम्स के पेपर जो प्रीवियस हुए हैं उनके क्वेश्चन तो इंक्लूड ही नहीं किए हैं बताना। अगर वो इंक्लूड करने लगा तो ये टाइमिंग 40 मिनट 45 मिनट भी जा सकता है। ओके, तो समझिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करिए बिना टाइम देखे। फाइनली जो हमारा एम है ना, हमको एग्जाम क्लियर करना है, हमको पोस्ट लेना है, और वही हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत सारे अलग अदर जो करंट अफेयर हैं वो ऐसे भी हैं जो 10 मिनट में भी खत्म कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको करंट अफेयर मिलेगा, समझिए। ठीक है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो, बस मेरा यही उद्देश्य है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइमिंग को थोड़ा सा मैं 35 मिनट तक रोक के रखूं, पर कभी कभी देखिए हो जाता है कि आगे चला जाता है टाइमिंग। चलिए शुरू करते हैं हम 22 फरवरी के करंट अफेयर को बिना देर किए। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। ओके, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। यह पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बना है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस की बात करें, क्या होता है पहले ये समझिए। अब मुझे बताना तो पड़ेगा आपको क्या है। आपको पता है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो पहले क्या होता था कि हार्ड कॉपी लेकर घूमना पड़ती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। ओके, तो अब हम हमारे मोबाइल में रख लेते हैं कॉपी को, डिजिटल फॉर्म में रख लेते हैं। तो उसी तरीके से अब जो विमानन क्षेत्र है ना, जो पायलट है, उनके लिए डिजिटल पायलट लाइसेंस को लॉन्च किया है, जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना है, सेकेंड। अभी तक ये काम कौन कर चुका है? तो अभी तक ये काम किया है चाइना ने। ऐसा करने वाला चाइना पहला देश है और अब इंडिया दूसरा देश बना है। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है के राम मोहन नायडू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल पायलट लाइसेंस। देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा पायलट को अब फिजिकल लाइसेंस की जगह डिजिटल लाइसेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो लाइसेंस दिए जाते थे वो हार्ड कॉपी में होते थे, है ना, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी तरीके से। अब जो विमानन क्षेत्र में पायलट को लाइसेंस दिए जाएंगे, अब वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होंगे और डिजिटली इस लाइसेंस का यूज कर सकते हैं जितने भी पायलट हैं वो। और एक साइट है गवर्नमेंट की, ई गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन। इस मोबाइल ऐप
से लाइसेंस को यूज किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं भी लाइसेंस को दिखाना है तो आप एप्लीकेशन को ओपन करिए, वहां पर वो जो लाइसेंस दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर किसी भी पायलट का, डायरेक्ट वो दिखाया जा सकता है और वो हर जगह पर मान्य होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है पायलट के लिए। इससे फायदा क्या होगा? पहली चीज तो लाइसेंस प्रोग्रेस को व्यवस्थित किया जा सकता है और एविएशन सेक्टर में काम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। एविएशन इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना भी डिजिटल लाइसेंस प्रोवाइड किए जाने का पायलट को एक मुख्य उद्देश्य है। अब यहां पर देखिए ये जो लाइसेंस है ना, ये देता कौन है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना। ये भारत में इंडियन गवर्नमेंट की एक स्टेचुरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जो कि सिविल एविएशन को रेगुलेट करने का काम करता है। सिविल एविएशन में नॉर्मली विमानन क्षेत्र की रक्षा करना, है ना, रूट की जानकारी प्रोवाइड करना, जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, ये सारे काम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किए जाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करता है डीजीसीए। अभी वर्तमान में इस संस्था के अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये फैज अहमद किदवई हैं, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो पहली चीज तो हमको यह समझ में आ जाती है कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में कौन है। तो सीईए की बात करें, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो इनके पद पर अभी हैं वी अनंत नागेश्वरन। ये कब से हैं? तो 2021 के बाद, 21 के एंड में इनके पहले जो थे वो अपने पद से हटे थे और 2022 में जनवरी मंथ में इन्होंने ज्वाइन किया था, नागेश्वरन ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। और 3 साल का नॉर्मली कार्यकाल होता है इस पद पर, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। मतलब अब ये मार्च 2027 तक अपने पद पर रहने वाले। अब काम क्या होता है? पहली चीज तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का काम क्या है? आर्थिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। वर्तमान में कौन? वी अनंत नागेश्वरन। ये हैं इनकी इमेज। इनके पहले इस पद पर देखिए 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था अभी, क्योंकि जनवरी 2022 में ज्वाइन कर चुके थे। अब 2025 में कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन इनके पद पर दिया गया है। यहां पर पद क्या है, क्या काम करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक मुद्दों पर सलाह देने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे को जारी करता है बजट के पहले। जो कमेटी जारी करती है ना, उसके अध्यक्ष के रूप में, है ना, उस कमेटी को के लिए काम करते हैं कौन? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। भारत सरकार के सेक्रेटरी के बराबर इनके पद को देखा जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो केंद्र की जो कैबिनेट कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी है, उनके द्वारा इनका इस पद पर किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनके पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये 2018 से 2021 तक पद पे रहे थे, दिसंबर 2021 तक। और नेक्स्ट मंथ मतलब 28 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था किसने? वी अनंत नागेश्वरन ने। और अभी इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ये भारत के 18th इकोनॉमिक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 18वें। और अब इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन मिला है कितने साल का? 2 साल का। ओके, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है। देखिए कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली 3 साल के लिए पद पर अपॉइंट किया जाता है किसी व्यक्ति को। अब 2025 से 2027 2 साल का एक्सटेंशन मिला है क्योंकि कार्यकाल निश्चित नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे के बारे में बता देता हूं। तो देखिए आप सभी के लिए करंट अफेयर का जो ईयरली पैकेज है ना, वो यहां पर आपको 99 रुपीज में अवेलेबल है।
वैसे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 99 रुपीज का आपका कूपन कोड जनरेट हो जाएगा अगर आप इसे अवेल करते हैं तो। और वो कूपन कोड आप किसी अदर कोर्सेस में लगाकर वहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, 99 रुपीज की आपको छूट मिल जाएगी। देखिए ये ऑफर काफी समय से है, तो ये 28 फरवरी तक ही आपके लिए लास्ट रहेगा, उसके बाद ये आपको हो सकता है इसके चार्जेस बढ़ जाए। ठीक है, आपको देखिए मिलने क्या वाला है, काफी स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर ईयरली पैकेज में करंट अफेयर्स में क्या क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मंथली करंट अफेयर की ई बुक आपको हर मंथ यहां पर अपडेटेड मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर का एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नियुक्तियां हो गई है ना, गेम्स का जो करंट अफेयर आ जाता है, अगर निधन हो जाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर आता है, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको मंथली क्विज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएगी, और ईयरली क्विज को भी आप यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा 1000 वन लाइनर आपको मिल जाएंगे, मैराथन पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और शंखनाद ई बुक आपको ईयरली भी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो आप पूरा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज में, आपके लिए अभी अवेलेबल है वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए आगे चलें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 22वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन है हमारा कि कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में 19 फरवरी 2025 को। कब मनाया गया? 19 फरवरी 2025। देखिए अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आर्टिकल याद रखिएगा। एक है आर्टिकल 338 और इसके 2 सब क्लॉज याद रखिए, 338A और 338B। इसमें अगर हम आर्टिकल 338 की बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान करता है। 338B की बात करें तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है, और 338B ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में संवैधानिक आयोग हैं, सारे के सारे संवैधानिक कमीशन है, संविधान में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो यह चीज आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। 19 फरवरी को इसका 22वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम क्या है? अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करना, अगर मौलिक अधिकारों को बनाए रखना, प्रोटेक्ट करना, और अगर कहीं भी अनुसूचित जनजाति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे केस में जांच करना, ये काम होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी है और ओबीसी आयोग भी ऐसे ही ओबीसी के लिए काम करता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, है ना, जांच का अधिकार है। और इसके अलावा पैसिफिक जो अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संस्था काम करती है, तीनों ही अलग अलग। ठीक है, देखिए पहले जो अनुसूचित जाति आयोग है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो पहले कंबाइंड बॉडी थी। 89th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2003 में इनको सेपरेट किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने काम करना शुरू किया 19 फरवरी 2004 को, इस एक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद। तो 19 फरवरी 2004 से इसका स्थापना दिवस ये कैलकुलेट करती है संस्था, इसी हिसाब से अभी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को। इसमें मेंबर्स की बात करें तो एक तो होते हैं चेयरपर्सन, अध्यक्ष, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं। 5 मेंबर की संस्था है। नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। टेन्योर 3 साल का होता है। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कुंवर सिंह थे 2004 में। करंट चेयरमैन की बात करें तो अंतर सिंह आर्य इसके वर्तमान में करंट चेयरमैन है और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग काम करता है। यह क्लियर हो गया। अब यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारतीय संविधान में आर्टिकल 338 के तहत सबसे पहली बार एसटी और एससी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था।
ये प्रथा आजादी के बाद से चल रही थी। 1978 में एक नॉन स्टेचुरी बॉडी के रूप में इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। तब कंबाइन थे दोनों आयोग। 1987 में सरकार ने इस आयोग को राष्ट्रीय सलाहकार आयोग के रूप में परिवर्तित किया और फाइनली 65 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1990 में हुआ था, 65वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से 12 मार्च 1992 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अब 65 अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक और अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और दोनों संस्थाओं को कर दिया गया सेपरेट। ठीक है। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से फाइनली 2003 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हुआ और 19 फरवरी 2004 से काम करना शुरू किया। इसलिए 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 338, 338 ए, 338 बी, ये 3 आर्टिकल पता चले। इसके अलावा अगर इनको डिफाइन करने की बात करें कि डेफिनेशन का है, तो शेड्यूल कास्ट के बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 341 में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है आर्टिकल 342 में। ये 2 आर्टिकल भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहल लॉन्च की है? एन प्राउड का मतलब है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। ड्रग मतलब दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो कि यूज नहीं की जा रही है उसको सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना, खत्म करना, नष्ट करना, ये एन प्राउड इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है और इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरल सरकार को। पहली बार ऑफिशियली किसी सरकार ने, है ना, सरकारी स्कीम लाकर अनयूज्ड ड्रग को खत्म करने के लिए कोई इनिशिएटिव चलाया, तो वो कौन है? केरल सरकार। एन प्राउड इनिशिएटिव इसको नाम दिया है। राज्य में कोझीकोड का एक पंचायत है जिसका नाम है उल्लियारी पंचायत। यहां से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से शुरू किया गया है। सक्सेस होने के बाद पूरे राज्य में से लागू किया जाएगा। और होगा क्या? अभी तक जो गलत तरीके से ड्रग का डिस्पोज किया जाता था, गलत तरीके से जो नष्ट किया जाता था ना, उससे एक तो ह्यूमन के हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है, जानवरों की हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है और इन्वायरमेंट भी काफी यहां पर प्रॉब्लम फेस करता है। तो इससे बचने के लिए अब जो अनयूज्ड ड्रग है उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, सुरक्षित तरीके से। इसे ही नाम दिया है केरल ने, इसी इनिशिएटिव को एन प्राउड इनिशिएटिव। इंडिया का पहला गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि अनयूज्ड ड्रग के सिस्टमेटिक कलेक्शन और डिस्पोज पर केंद्रित है। एन प्राउड इनिशिएटिव केरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। केरल की कैजुअली अगर हम यहां पर बात करते हैं तो लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा केरल में, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा केरल में, है ना। यहां पर ऑलमोस्ट 96.2% लिटरेसी रेट वर्तमान में देखने को मिल जाएगा। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहां पर देखने को मिलेगी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहां की कैपिटल है वर्तमान में। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर के पद पर है पिनाराई विजयन। केरला लेजिस्लेटिव की बात करें, विधानसभा की बात करें तो 140 सीट है। राज्यसभा में देखने को मिलती है 9 सीट और लोकसभा में केरल में 20 सीट देखने को मिलती है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 21 फेब को, 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझना पड़ेगा। अगर डेट हमको यहां पर क्लियर हुई है तो हमको उद्देश्य समझ में आना चाहिए। भाषाई और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना, मदर लैंग्वेज के संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करना। ठीक है। आपको पता है पूरे भारत में अगर हम देखें तो इवन पूरे वर्ल्ड में, है ना, सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है। तो इंडिया में हर क्षेत्र विशेष की अपनी एक भाषा है,
उसकी मदर टंग के। तो एक तो उसकी मदर टंग को अगर आप संरक्षित करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, तो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, लोगों के बीच में मतभेद को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसीलिए नेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। यूनेस्को के द्वारा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 21 फरवरी का दिन क्यों चुना गया, यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए 21 फरवरी 1952 में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, वहां पर कुछ लोगों ने बंगाली भाषा के समर्थन में, कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें 5 छात्रों की मृत्यु हुई थी पूर्वी पाकिस्तान में। उनका कहना था कि हमारी बंगाली भाषा को आप संवैधानिक दर्जा दो, इसके अलावा आप ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे एड्रेस करो। लेकिन वहां पर जब वो हड़ताल कर रहे थे तो 5 छात्रों की मृत्यु हो जाती। तो इन्हीं छात्रों के बलिदान को याद करने के लिए और इसके सम्मान के रूप में यूनेस्को ने 1999 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को अनाउंस किया। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। कब? 21 फरवरी को। थीम की बात करें 2025 में, तो लैंग्वेजेस मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यह थीम है 2025 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की। अब अनाउंस क्योंकि यूनेस्को ने किया है तो इसकी भी बात कर लें। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल या कल्चर को सेव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। यूनेस्को का नाम सुना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट जारी करता है ताकि कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, वैश्विक धरोहरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस संस्था की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। 194 मेंबर कंट्री है और आंद्रे एंजोले वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां लॉन्च किया गया? भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। बाइफेशियल का मतलब है भाई सीधा उसको, अभी तक आपने जो सोलर प्लांट देखे होंगे, आपने देखा होगा छत पे लगे रहते हैं, एक तरफ से सोलर प्लांट है, सूर्य की रोशनी चमक रही है और सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है। लेकिन अब ये जो वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट है ना, ये ऐसा खड़ा रहेगा। दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो दोनों तरफ से ये एनर्जी को जनरेट करेगा। तो ये है बाइफेशियल सोलर प्लांट, देश का पहला। कहां पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मेट्रो का जो ब्रिज है ना, उस पर इस तरीके से इसे लगाया गया है। तो इंडिया का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में लॉन्च किया गया। दिल्ली मेट्रो का जो ब्रिज है वहां पर इन्हें लगाया गया है और इनॉग्रेट किया इसे मिनिस्ट्री या मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर, जिनका नाम है मनोहर लाल। तो मनोहर लाल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इन सोलर पावर सोलर प्लांट को, जो कि वर्टिकल बाइफेशियल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारी जो एनर्जी सेक्टर में अभी संभावनाएं हैं और गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है उसकी बात करें तो इंडिया का लक्ष्य है कि 2030 तक, इसे सही कर लेना, 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर पाए जो कि नॉन फॉसिल से बनी हुई हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की यहां पर बात की जा रही। 2030 तक हमारा लक्ष्य 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। अभी तक ये क्षमता हमारे पास ऑलमोस्ट 217 गीगावाट की है ना, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हमें हासिल करना है, जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री। जनवरी 20, 2025 तक भारत की अगर हम कैपेसिटी देखें तो ये 217 गीगावाट है, अभी मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट। सोलर एनर्जी, इसमें सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? तो कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी को हम पार कर चुके हैं, तो अभी ये 100.33 गीगावाट है। और इसमें विंड एनर्जी की बात करते हैं तो 48.16 गीगावाट है। ऑल ओवर 2030 तक हमारा लक्ष्य कि हम 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त कर सके। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोनो वॉल्केनो कहां स्थित है? माउंट डुकोनो की बात करें तो यह हमें वॉल्केनो देखने को मिलता है इंडोनेशिया में।
कहां पर? इंडोनेशिया। ठीक है। अब काफी सारे वॉल्केनो है, लेकिन अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस वॉल्केनो में विस्फोट देखने को मिला है। ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण माउंट डुकोनो अभी सुर्खियों में था। इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की अगर हम कंडीशन देखते तो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर एरिया में इंडोनेशियन हमें देखने को मिलता है, और यहां पर 120 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया के अलग अलग द्वीपों पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, रिंग ऑफ फायर समझना पड़ेगा आपको। ये प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ना, आपको देखने को मिल रहा है, ये रेड एरिया जोन, इसके बीच का पूरा एरिया ये रिंग ऑफ फायर। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 80% तक ज्वालामुखी और भूकंपी घटनाएं रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है। अब इंडोनेशिया की अगर हम लोकेशन देखें तो वो हमें यहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंडोनेशिया तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। ओके, तो रिंग ऑफ फायर में आता है, इसीलिए बहुत एक्टिव वॉल्केनो हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। उसी में से एक है माउंट डुकोनो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ। वर्ल्ड के अगर हम इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस की यहां पर बात करें तो माउंट विसुवियस इटली में है, एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट फूजी जापान में, जो कि जापान की हाईएस्ट पिक भी है, एक डोरमेंट वॉल्केनो के रूप में देखा जाता है। माउंट सेंट हेलेंस की बात करें, एक्टिव वॉल्केनो है यूएसए में। कराकटवा ये एक वॉल्केनो है इंडोनेशिया में, एक्टिव वॉल्केनो है। एक है माउंट एटना, ये इटली का है। दो इटली के बहुत ही पूछे जाते हैं, माउंट एटना और माउंट विसुवियस, ये एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। एक है माउंट किलिमंजारो, ये देखने को मिलेगा तंजानिया में, ये भी डोरमेंट वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल है। इंडिया की बात करें तो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो अंडमान निकोबार आइलैंड पर, बेरन आइलैंड पर देखने को मिलता है, बेरन द्वीप पर, है ना, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। इंडोनेशिया की यहां पर बात हो रही थी, तो एशिया के साउथ ईस्ट की एक कंट्री है, कैपिटल है जकार्ता। विश्व के सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, मतलब विश्व के सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है इंडोनेशिया। 1700 से ज्यादा द्वीप है ना। और इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी इंडोनेशिया है, और यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। भारत में रिपब्लिक डे पर, है ना, प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र इंडियन विमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर यह है पूर्णिमा देवी बर्मन। पहला इनका इमेज देख लो, असम से आती है ना, एक असम की बहुत ही फेमस पर्यावरणविद, इनको आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ संरक्षिका, पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन ने अपनी विमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में इनको शामिल किया। टाइम मैगजीन हर साल वर्ल्ड की 13 प्रभावशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी करती है। वर्ल्ड की 13 महिलाएं ही उसमें शामिल की जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बेहतरी के लिए, है ना, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए अपना योगदान दे रही प्रभावशाली महिलाएं। तो इन 13 महिलाओं में एकमात्र इंडियन जो कि 2025 में रही विमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन, कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। असम राज्य से बिलोंग करती है, असम राज्य की रहने वाली है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ संरक्षिका के रूप में इन्हें देखा जाता है। सारस की एक प्रजाति के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर हम देखें तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर हिंदी में से हरगीला के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में यह प्रजाति बहुत देखने को मिलती है। तो इसके संरक्षण के लिए काम किया है किसने? पूर्णिमा देवी बर्मन ने। पहले पता है आपको 2000 अगर हम 7 तक इस प्रजाति के जितने जीव की बात करें ना तो इनकी संख्या 450 थी, लेकिन पूर्णिमा देवी बर्मन के सहयोग के प्रयासों के माध्यम से अब 2023 तक इनकी संख्या बढ़ के 1800 से ज्यादा हो गई है।
तो पर्यावरण के लिए बहुत ही शानदार काम करने का श्रेय दिया जाता है पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। अब पूर्णिमा देवी बर्मन को पहले भी 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाईएस्ट विमेन सिविलियन अवार्ड है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और इनके अलावा 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। कहां की रहने वाली? असम की वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट या वाइल्ड लाइफ संरक्षिका। आगे आए। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह के कौन सा एडिशन का आयोजन किया गया? खजुराहो नृत्य समारोह के 51th एडिशन का हाल ही में आयोजन किया गया। आयोजन नाम से समझ में आ जाएगा कि खजुराहो में होता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, छतरपुर जिले में। तो यहीं पर खजुराहो नृत्य समारोह इंडिया का बहुत ही फेमस नृत्य समारोह 51वां। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1975 में। मध्य प्रदेश कला परिषद इसका आयोजन करवाता है और मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो नाम का प्लेस है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। एमपी का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो था 1986 में। तो यहीं पर खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है। 7 दिन तक चलता है और फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है 20 से 26 फरवरी तक। एक दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन 7 दिन आयोजित किया जाता है फरवरी में। अभी यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 139 डांसर्स ने मिलकर 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड लगातार डांस किया है। अलग अलग जो नृत्य हैं उन पर, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, ऐसे नृत्यों की एक साथ प्रस्तुति दी है 24 घंटे लगातार 139 डांसर्स ने। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, तो 51वां खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया गया। हाल ही में दिल्ली के गृह मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो दिल्ली में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, रेखा गुप्ता दिल्ली में बन गई सीएम। और आपको पता है दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। इन 70 विधानसभा की सीटों में से 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं सीएम को मिलाकर। तो 7 मंत्री बनेंगे। कितने? 7। तो 7 मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली में। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री होम मिनिस्टर बने हैं दिल्ली में आशीष सूद। वैसे एक से ज्यादा मिनिस्ट्री सबने लगभग होल्ड किए। मेन मैं आपको बता देता हूं। तो हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी थी, वो मैं आपको कल के सेशन में बता चुका हूं। अब दिल्ली की कैबिनेट जो बनी है उसकी घोषणा की गई। सीएम रेखा गुप्ता के पास अगर हम मिनिस्ट्री देखें तो फाइनेंस, रेवेन्यू, सर्विसेज, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है। प्रवेश वर्मा की बात करें, जिनका नाम बहुत आ रहा था कि ये सीएम बन सकते हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, लेजिस्लेटिव अफेयर, वाटर और गुरुद्वारा इलेक्शन, ये सारे जो मिनिस्ट्री या विभाग है ये प्रवेश वर्मा को दिए गए हैं। 2 हो गए। आशीष सूद होम मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? आशीष सूद। पहले कौन थे? मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में। मनजिंदर सिंह सिरसा फूड एंड सप्लायर्स या सप्लाईज, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, इनके हाथ में पर्यावरण मंत्री। कपिल मिश्रा लॉ एंड जस्टिस, लेबर मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज और टूरिज्म। रविंदर सिंह की बात करें तो सोशल वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर इनके हाथ में। और पंकज कुमार सिंह की बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ मिनिस्टर। ओके, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंकज कुमार सिंह। तो पॉज करके देख लेना या फिर PDF ले लेना, तो उसमें आप एक बार पढ़ लेना, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। डन? ओके, अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर पर। आज हमारे हो गए 22 फरवरी के सभी करंट अफेयर। अब आ जाइए रिवाइज करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन? रेखा गुप्ता, आंसर बी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है मनु भाकर ने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को।
हाल ही में चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत किस देश से लेने वाला है? यूएसए। एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है किसके द्वारा? तो इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। आंसर बी। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है पुणे में। एशिया कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो चीन के शेंजन में किया जाएगा। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेमजेट इंजन तेज किसने विकसित किया है? तो यह है हाइप्रिक्स, बेंगलोर का स्टार्टअप है, डिफेंस स्टार्टअप। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह सेकेंड प्लेस पर रहा। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस का सदस्य बनने की मंजूरी प्रदान की? तो यह है ब्राजील। ये सारे करंट अफेयर हमारे हो जाते हैं लास्ट सेशन के, हमने यहां पर रिवाइज कर लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पीली और दोमट मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस क्रॉप के लिए या फसल के लिए किया जाता है? तो देखिए स्पेशली तो राइस के लिए किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी चावल के अलावा कॉटन, ऑयल सीड्स और पल्सेस दलहनी फसलें भी इसमें बोई जाती है। तो स्टूडेंट्स काफी आंसर आए हैं और सारी पल्सेस स्टूडेंट ने बताई है वो सही है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया गया था? 2014, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। यह जो आईपी एड्रेस है किस नेटवर्क क्लास का है ना? तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट में आंसर कीजिएगा ध्यान से। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है किसमें? लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? और किस वंश के संस्थापक को हिंदू सूरज के नाम से जाना जाता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। इसके अलावा देखिए आपको करंट अफेयर की जो ईयरली हमारी शंखनाद बुक है प्रिंटेड फॉर्म में, वो आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल कर दी गई है। काफी स्टूडेंट आप जहां पर भी रहते आप बता दीजिए आपका एरिया, आपका स्टेट कहां पर है, और अगर आपको वहां पर नहीं अवेलेबल हुई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां पर बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको नजदीकी बुक स्टोर पर नहीं मिली है तो कहाँ का बुक स्टोर है, किस राज्य में है, किस शहर में है और कहाँ पर है, तो आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी जल्द से जल्द। चलिए कल के सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।